हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आईबीपीएस आरआरबी पीओ इंटरव्यू सीरीज चल रही है जो सभी बैंक एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। यहाँ पर अब पार्ट 37 में हम बात करने जा रहे हैं सीआरआर एंड एसएलआर में पूरी डिटेल क्या होता है, इससे महंगाई कैसे कंट्रोल होती है, किस अमाउंट पर मेंटेन होता है, वो अमाउंट किस दिन का बैंक में देखा जाता है, भाई कब का अमाउंट है। अमाउंट तो बैंक में डेली चेंज होता रहता है। तो ये सब चीजें हम देखेंगे जो कि आपके इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, काफी दिनों बाद हम एक ये वीडियो सभी के लिए फ्री में दे रहे हैं ताकि आपको आइडिया लग सके कि अगर आप हमारी इंटरव्यू क्लास अगर ज्वाइन करते हैं तो किस क्वालिटी का कैसा कंटेंट आपको मिलता है। लास्ट ईयर हमने दिए थे 750 से ज़्यादा सिलेक्शन, जबकि कैंडिडेट्स जो है एनरोल किए थे वो 1186 थे। एंड अगर हम अपने रिव्यू की बात करें तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करके, ये यहाँ पर आपको रिव्यू दिख जाएगा। फिलहाल हम आपको एक चीज पोर्टल दिखा देते हैं कि पेमेंट करने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा पोर्टल मिलेगा। देखिए, सारी वीडियोस जो है हम YouTube पर भी अपलोड कर रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत कम वीडियोस ही फुल हैं। बाकी वीडियोस हमने 3 मिनट 4 मिनट के लिए इसे दी हैं ताकि जो कैंडिडेट इनरोल करना चाहते हैं वो डेमो देख लें भाई कि हर टॉपिक हम पढ़ा कैसा रहे हैं। यहाँ पर सारी वीडियोस हैं, आपके इंटरव्यू की A to Z कंप्लीट प्रिपरेशन आपको यहाँ पर मिलती है। अभी इसमें 37 पार्ट बन रहा है, ये अपलोड हो जाएगा। एंड बहुत सी वीडियोस अभी भी आनी है, साथ में हम पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन भी हम प्रोवाइड करेंगे, इस बार हम उसको भी अपनी क्लासेस में इनरोल कर रहे हैं। तो ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, फटाफट आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, CRR थोड़ा सा स्टार्टिंग का बोरिंग हो जाता है जो लोग डेली वीडियोस देखते हैं, बट उसके लिए माफी चाहूंगा, जरूरी है नए कैंडिडेट्स के लिए। CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं रह जाएगा। और एसएलआर का फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। TY है ये लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। CRR क्या है? ये एक परसेंटेज होता है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करती है कि बैंक को कितने परसेंट ये मेंटेन करना है, कितने परसेंट ये मेंटेन करना है। ये बैंक को एक अमाउंट होता है जो कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है जो बैंक को मेंटेन करना होता है, ठीक है। इस अमाउंट पे मतलब ये अपने आप ये बैंक को रिजर्व रखना होता है। जो CRR होता है ये बैंक्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ मेंटेन करना होता है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, मान लेते हैं, ठीक है। प्रेजेंट का डेटा मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, हम जितने भी डेटा है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, क्या बेस रेट कितना, बैंक रेट कितना है, सॉरी, एंड MCLR कितना है, CRR कितना है, SLR कितना है, ये हम लास्ट में देंगे इंटरव्यू से जस्ट 2 दिन पहले, एकदम अपडेटेड फिगर, ठीक है। मान के चलते हैं CRR 4% है और SLR आपका 18% है, ये हम मान रहे हैं। तो ये 4% बैंक के पास जो पैसा है, किस अमाउंट का, हमने आपको एक वीडियो बनाई ना अभी पहली, अगर आपने हमारे मेंबरशिप ली होगी, देखा होगा, NDTL के बारे में बताया था, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। तो बैंक की जो भी नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी होगी, ठीक है, उस NDTL का 4% बैंक को मेंटेन करना होगा। क्या? कैश रिजर्व रेशियो के फॉर्म में। ये पैसा बैंक को RBI के पास मेंटेन करना होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ हिंदी में, RBI के पास मेंटेन करना होगा। और इस पैसे पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक को कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। तो इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं कि CRR पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितनी इंटरेस्ट देती है, तो आप कहोगे सर CRR पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 रुपए का भी इंटरेस्ट नहीं देती है, ठीक है। तो यहाँ पर कैश रिजर्व रेशियो 4% का है आपका, एंड RBI के पास जो है वो यहाँ पर मेंटेन होगा एंड कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जो SLR होता है, ठीक है, ये बैंक्स कैश या फिर लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में मेंटेन कर सकती हैं। CRR सिर्फ कैश के फॉर्म में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रहेगा, लेकिन जो SLR होगा ये लिक्विड एसेट के फॉर्म में भी बैंक मेंटेन कर सकती हैं। लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में जैसे कि आपका क्या हो गया, गोल्ड या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। अभी मानो एट ए टाइम बैंक का पास 100 करोड़ रुपीस NDTL है बैंक की नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी 100 करोड़ की है। तो 4 करोड़ रुपए बैंक को CRR मेंटेन करना होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 4 करोड़ दे दिया कि ये 4 करोड़ मेरा CRR मेंटेन है, ठीक है। ये पैसा आप कहीं इधर उधर नहीं कर सकते हो। और 18 करोड़ रुपए वो कैश के फॉर्म में हो या लिक्विड एसेट्स जैसे कि आपका गोल्ड के फॉर्म में हो या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में हो, ये बैंक को अपने पास मेंटेन रखना होगा। तो ये 18 और प्लस 4 दो मिला के कितने हो गए, 22 करोड़।
सीआरआर क्या होता है, जितना कम होगा बैंक का उतना फायदा है, क्यों? क्योंकि इस पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं होती है। लेकिन एसएलआर में चलो ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी अगर बैंक ने इन्वेस्ट कर दिया तो कुछ ना कुछ बैंक को वहां से पैसा, वहां से रिटर्न इंटरेस्ट मिलती रहती है, ठीक है। तो दोनों मिला के हो गया 18 + 4 22 करोड़, ठीक है। बैंक का एनडीडीएल कितना था, 100 करोड़। अब बैंक के पास कितना पैसा बचा, अब बैंक के पास रिमेनिंग बचा 78 करोड़ रुपीस। इसी 78 करोड़ रुपीस को बैंक लोन बांट सकता है, इन 22 करोड़ को बैंक छू भी नहीं सकता है। अब ये किस लिए मेंटेन करना होता है, ताकि भैया कल को बैंक डूबने की नौबत आ जाए, बैंक के पास पैसा ना हो, बहुत से लोग एक साथ पैसा मांगने आ जाए, तो बैंक के पास रिजर्व में पैसा होना चाहिए कि बैंक किसी भी क्राइसिस से निपट सके, ठीक है। अगर ये मेंटेन नहीं करता है, चलो पहले हम ये चीज देख लेते हैं कि ये किस अमाउंट पे मेंटेन होता है। ये मेंटेन होता है, मैंने आपको बताया एनडीटीएल पर, जो नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी होती है। लेकिन किस दिन की एनडीटीएल, भाई एनडीटीएल तो आपका चेंज होता रहता है डेली। तो ये होगा आपका लास्ट फ्राइडे ऑफ सेकेंड प्रिसीडिंग फोर्टनाइट, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि 2 हफ्ते पहले का जो लास्ट फ्राइडे है, ठीक है, आपका जो भी है 2 हफ्ते पहले का जो लास्ट फ्राइडे है, उस दिन जितना एनडीटीएल रहा होगा उस अमाउंट पर डेली बेसिस पे ये मेंटेन करना। ये नहीं कि आपने एक दिन मेंटेन कर लिया फिर उसको आपने खर्चा कर दिया, नहीं, आपको डेली बेसिस पे मेंटेन रखना है। लेकिन एनडीटीएल कब का होगा, लास्ट फ्राइडे ऑफ सेकंड प्रेसिडिंग फोरनाइट, मतलब पिछले 2 हफ्ते पहले का जो है, जो फ्राइडे रहा होगा, उस दिन जितना बैंक के पास एनडीटीएल होगा बैंक के ऊपर, उसका 4%, 18% या जो भी परसेंटेज है सीआरआर एसएलआर मेंटेन करना होगा, ठीक है। आरबीआई ये इसलिए मैंडेटरी करती है ताकि बैंक की लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी जो है वो बनी रहे, बैंकरप्ट ना हो जाए बैंक। अब देखिए, अगर भैया इन्होंने मेंटेन नहीं किया तो पेनल्टी कितनी है, आपसे इंटरव्यू पूछ सकते हैं ना, चलो इस बैंक ने मेंटेन नहीं किया, कितनी पेनल्टी लगेगी। अब सपोज करो जो भी हो, ठीक है, सपोज करो मैंने अभी बताया ना एसएलआर 18% मेंटेन करना था, यानी 100 करोड़ के हिसाब से 18 करोड़ रुपए मेंटेन करने थे। लेकिन बैंक ने क्या किया, बैंक ने 16 करोड़ मेंटेन किया और 2 करोड़ रुपए का शॉर्टफॉल हो गया, 2 करोड़ रुपए बैंक ने नहीं मेंटेन किया। तो भैया अगर ये शॉर्टफॉल 1 डे के लिए है, एक दिन हुआ है, तो जितना भी उस समय बैंक रेट होगा, बैंक रेट हम पढ़ा चुके हैं, इंटरव्यू क्लास ज्वाइन किए तो देखिएगा, ठीक है। बैंक रेट प्लस 3%, ये जो है आपकी पेनल्टी लगेगी, जितना बैंक रेट होगा प्लस 3%, उस अमाउंट पे इतनी पेनल्टी लग जाएगी। सपोज 4% बैंक रेट है तो 4 + 3 1 करोड़, एक दिन के लिए आपको 7% इंटरेस्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पे करना होगा, ठीक है। बहुत बड़ा अमाउंट आपका ये हो गया, कितना हो गया आपका, 14 लाख रुपए हो गया, ठीक है। अब यहीं पर अगर एक दिन से ज्यादा आपका जो शॉर्टफॉल हुआ है, एक दिन से ज्यादा समय तक आपने एसएलआर मेंटेन नहीं किया है, तब तो भैया पेनल्टी बढ़ के हो जाती है बैंक रेट प्लस 5%। उसके बाद सब्सिक्वेंट जितने भी डेज होंगे, मानो 4% आपका बैंक रेट है और 5% आपका पेनल्टी, टोटल कितनी हो जाएगी 9%। अगर 3 दिन, ठीक है, अगर सपोज 3 दिन तक मेंटेन नहीं किया बैंक ने, तो फिर क्या हो जाएगा आपका 7% हो गया पहले दिन के लिए और फिर 2 दिन के लिए हो गया 18%, 9% + 9%, इतना आपको पेनल्टी भरनी होगी। तो बहुत ही हैवी पेनल्टी होती है, इसलिए कभी गड़बड़ होता नहीं है, बैंक ये मेंटेन रखती ही रखती हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल कर लेती है। देखो, इन्फ्लेशन कंट्रोल होने से पहले आप एक चीज देखो, 1990s में क्या था। अभी जैसे सीआरआर एसएलआर 4% ऐसे ही चलते हैं, सीआरआर और 17-18% जो है आपका एसएलआर चलता है। लेकिन 1990 में क्या था, जो सीआरआर था वो 15% था और जो एसएलआर था वो आपका 38.5% था। इतना ज्यादा अमाउंट बैंक्स को मेंटेन करना था, ठीक है। तो अब इन दो को आप जोड़ दो, इन दो को जोड़ने के बाद जो भी बचेगा उतना ही आप लोन दे सकते हैं। तो बैंक जो लोन दे सकती थी वो कितना दे सकती थी, जितना भी बैंक के पास एनडीटीएल था उसके बाद उसका सिर्फ 46.5% लोन दे पाती थी। और अभी हमने पहले क्या देखा, अब बैंक कितना दे पा रही है, 78% दे पा रही हैं। उस समय सिर्फ 46.5% दे पाती थी। अब जब बैंक के पास लोन देने का पैसा बहुत कम है, भाई आपके पास कम पैसा है तो आप क्या चाहोगे, हम जिसको भी उधार दें उससे ज्यादा से ज्यादा वसूलें ताकि हमारी इनकम आ जाए। तो जब इतना था तब उस समय इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हुआ करते थे 1990s में।
इंटरेस्ट रेट हाई होते थे। हाउसिंग लोन का पता है 15%, 15.5% इंटरेस्ट रेट होता था। तो क्योंकि बैंक के पास पैसा कम था, बैंक को मैक्सिमम पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास मेंटेन रखना पड़ता था, या एसएलआर जो है खुद मेंटेन करना पड़ता था। तो जब इतना हाई इंटरेस्ट रेट होता था तो इस वजह से इन्फ्लेशन जो होता था वो बहुत कम होता था। इन्फ्लेशन कम क्यों होता था? क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई थी, लोगों को लोन मिलता नहीं था। जब लोगों को लोन मिलता नहीं था तो कोई बिजनेस होते नहीं थे, लोग कमा पाते नहीं थे। जब लोग कमा नहीं पाते थे तो लोग खरीदेंगे क्या? जब खरीदेंगे नहीं, लोगों को कोई डिमांड होगी भी नहीं, तो फिर क्या होगा? चीजों के प्राइस कम होंगे। भाई चीजों के प्राइस कब बढ़ते हैं? जब बहुत ज्यादा डिमांड हो। और डिमांड कब होगा? जब लोगों के हाथ में पैसा होगा। इंटरेस्ट रेट इतने हाई है, ना कोई बिजनेस करेगा, ना कोई बिजनेस के लिए लोन लेगा, ना कोई हाउस के लिए लोन लेगा, ना कंस्ट्रक्शन होगा, ना मजदूरों को रोजगार मिलेगा, ना उनके पास पैसे आएंगे, ना किसी चीज की डिमांड होगी, ना महंगाई बढ़ेगी। इसीलिए तब महंगाई बहुत कम होती थी, लेकिन इसके साथ साथ में ग्रोथ भी कम होती थी। क्यों? क्योंकि भैया जब मार्केट में पैसा ही नहीं है तो ग्रोथ होगी कहां से? ठीक है। अब क्या है? इंटरेस्ट रेट कम है क्योंकि सीआरआर एसएलआर कम मेंटेन करना पड़ता है। अब बैंकों के पास लोन देने का अमाउंट ज्यादा है, ठीक है, इसलिए इंटरेस्ट रेट आज के डेट में क्या है? इंटरेस्ट रेट कम है। जब इंटरेस्ट रेट कम है तो फिर क्या है? ग्रोथ भी ज्यादा है। अब आरबीआई को अगर महंगाई कंट्रोल करनी है तो वो क्या करेगा? सपोज महंगाई बढ़ रही है तो क्या करेगा? आरबीआई सीआरआर, अब इंटरव्यू से आपसे एसएलआर बढ़ा देगा। इंटरव्यू में पूछा महंगाई कम करने के लिए सीआरआर एसएलआर घटाएंगे या बढ़ाएंगे? तुरंत बोलोगे बढ़ाएंगे। पूछेगा क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि जब सीआरआर एसएलआर बढ़ा देंगे तो बैंक के हाथ में पैसा कम होगा लोन देने के लिए। जब बैंक के हाथ में पैसा कम होगा लोन देने के लिए तो पब्लिक के पास पैसा कम जाएगा। पब्लिक के पास पैसा कम जाएगा तो फिर डिमांड कम जनरेट होगी। जब डिमांड कम जनरेट होगी तो महंगाई अपने आप घट जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से इन्फ्लेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कम करता है। और अगर ग्रोथ बढ़ाना है, रिजर्व बैंक ने देखा भाई ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ग्रोथ बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मार्केट में पैसा बढ़ाना होगा। लोगों के हाथ में पैसा होगा, लोग खरीदेंगे, लोग खरीदेंगे तो डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी तो मैन्युफैक्चरिंग भी ज्यादा होगी, ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी तो ज्यादा जो है जॉब जनरेशन होगा, क्योंकि ज्यादा चीजें बनाने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत होगी, तो इससे कंट्री की ग्रोथ होगी। तो इस समय क्या करेंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीआरआर और एसएलआर को कम कर देगा। बोलेगा जब कम कर दिया तो बैंकों के पास लोन देने के लिए ज्यादा पैसा हो गया। अब उससे क्या होगा? मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, स्पेंडिंग लोगों की बढ़ेगी, स्पेंडिंग बढ़ेगी तो ग्रोथ बढ़ेगी। सब आपस में लिंक है। तो उम्मीद करता हूं ये सीआरआर एसएलआर आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब आप इंटरव्यू में हर सवाल का जवाब दे पाएंगे इससे रिलेटेड। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियोस पूरी इंटरव्यू क्लासेस में आपको हर टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। 50 से 60 वीडियोस आपको यहाँ मिलने वाले हैं। सॉरी 50 से 60 क्या 50 से 70 भी हो सकती हैं। 50 तो मिलेंगे ही मिलेंगी। हमारा टारगेट है 70 वीडियो तक बनाए ताकि हर टॉपिक कवर हो जाए। और 37 वीडियोस हम ऑलरेडी यहाँ प्रोवाइड कर चुके हैं। अभी तो आपके कॉल लेटर्स भी नहीं आए हैं। इंटरव्यू क्लास फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, श्योर सिलेक्शन लीजिए। लास्ट ईयर जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया था मैक्सिमम कैंडिडेट्स के 80 से ज्यादा मार्क्स आए थे। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।